नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज का हमारा विषय है रीतिसिद्ध काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि बिहारी। रीतिसिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन लक्षणों के आधार पर काव्य रचना की। अलंकार, रस, ध्वनि और नायिका भेद आदि उनके ध्यान में तो रहे हैं, परंतु उनका प्रत्यक्षतः निरूपण इन कवियों ने नहीं किया। रस सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों में बिहारी, बेनी, कृष्ण, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, हठीजी, राम सहाय, द्विजदेव, सेनापति, वृंद तथा विक्रम आते हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: बिहारी, बिहारी सतसई, बेनी, फुटकल छंद, कृष्ण, बिहारी सतसई की टीका, रसनिधि, रतन हजारा, नृपशंभु, नायिका भेद, नखशिख, नेवाज, शकुंतला नाटक, हठीजी, श्री राधा सुधा शतक, राम सहाय, राम सतसई, सेनापति, कवित रत्नाकर, वृंद, बारह मासा, यमक सतसई, विक्रम, विक्रम सतसई। काव्य रचना के आधार पर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों और रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवियों में कोई खास अंतर नहीं है, कोई सैद्धांतिक और तात्विक भेद नहीं है। रीतिसिद्ध काव्यधारा की वही विशेषताएं हैं जो रीतिबद्ध काव्यधारा की। अंतर इतना ही है कि रीतिबद्ध कवि जहां आचार्यत्व का प्रदर्शन करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना करते रहे, वहीं रीतिसिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना करके आचार्यत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रासंगिक टिप्पणी करते हुए लिखा कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, पर जिनकी रचना पूर्णतः रीतिबद्ध है, ऐसे कवि वस्तुतः लक्षणों को पद्यबद्ध करने का फालतू बखेड़ा अपने सिर नहीं ओढ़ना चाहते थे, पर रीति की सारी जानकारी का उपयोग अवश्य करना चाहते थे। ये चाहते थे कि लक्षण रूप में प्रस्तुत रचना की अपेक्षा अपनी कृति में अधिक कसावट रखी जाए, उसमें चमत्कार लाने का थोड़ा खुला प्रयत्न किया जाए। बिहारी, रसनिधि आदि इस प्रकार के कवि हैं। इन्होंने बंधान रीति के बल पर ही बांधा है, उसी में टेढ़े मेढ़े मार्ग निकाले हैं। फिर भी रीति के भार से इनकी कविता लक्षण ग्रंथ प्रणेताओं की कृति की अपेक्षा कुछ कम दबी है। इन्होंने बंधन ढीला कर लिया है। इसी से इनमें कुछ ऐसी उक्तियां भी मिलती हैं जैसी शुद्ध शास्त्र स्थित संपादन की इच्छा रखने वालों में कदापि नहीं मिल सकती। रीतिसिद्ध कवि मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगार के अलावा भक्ति, नीति के विषयों की भी अभिव्यक्ति हुई है। ये श्रृंगार के संयोग पक्ष में अधिक रमे हैं, वियोग पक्ष में कम। रीतिसिद्ध कवियों ने भक्ति और नीतिपरक रचनाओं की रचना की, लेकिन इनको भक्ति और नीति के कवियों में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यहाँ निश्चलता और पवित्रता के दर्शन नहीं होते जिसकी अपेक्षा भक्त कवियों से की जाती है। इनकी उक्तियाँ भी नीति की अपेक्षा चमत्कार प्रदर्शन उक्ति अधिक हैं। उक्ति वैचित्र्य रीतिसिद्ध कवियों की अन्यतम गुण है। चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ और छंद इनकी अद्भुत विशेषता है। रीतिसिद्ध कवियों ने प्रकृति को प्राय उद्दीपन, उपदेश, रहस्य और अलंकार रूप में ही ग्रहण किया। दोहा और सोरठा रीतिसिद्ध कवियों के प्रमुख छंद हैं। भाषा की कसौटी पर भी रीतिसिद्ध कवि खरा उतरता है। अपेक्षाकृत शुद्ध ब्रज भाषा के प्रयोक्ता इन कवियों ने बुंदेलखंडी, पूर्वी और फारसी शब्दावली को भी अपनाया है। रीतिसिद्ध काव्यधारा की कविता में
काव्य के कला पक्ष व भाव पक्ष दोनों का संतुलित वर्णन हुआ है। जैसे कि हम पहले इस बात पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि रीतिकाल का परिवेश सामंती परिवेश था। इस समय का साहित्य का अधिकांश भाग स्थानीय राजाओं के दरबारों में रचा गया। दरबारों के परिवेश का साहित्य रचना पर गहरा असर पड़ा। कवियों को उतनी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं थी जितनी साहित्य सृजन के लिए अनिवार्य है। यहाँ कवि अपनी रुचि से नहीं बल्कि अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुसार कवि कर्म का निर्वाह कर रहा है। कवि कर्म उसकी जीविका है। इस जीविका की घोषित अघोषित शर्तों में आश्रयदाताओं के दान व पराक्रम की अतिशयोक्तिपूर्ण व चमत्कारिक वर्णन करना शामिल है। अपने आश्रयदाता का मनोरंजन करना भी कवि के काम में शामिल है। इस सब के बीच और कवियों के बीच प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बनाए रखना भी चुनौती है। श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, चमत्कारिकता और आचार्यत्व रीतिकालीन दरबारों में रचे गए साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। श्रृंगारिक काव्य का आधार है नायक नायिका। नायिका का नखशिख वर्णन इनका प्रिय विषय है। यहाँ हम इस धारा के श्रेष्ठ कवि बिहारी के जीवन और काव्य पर प्रकाश डालेंगे। उसके माध्यम से रीतिसिद्ध काव्यधारा की विशेषताएं उद्घाटित होंगी। बिहारी रीतिकाल के महत्वपूर्ण रीतिसिद्ध कवि हैं। बिहारी की गिनती उन कवियों में होती है जिन्होंने कम लिखा और प्रसिद्धि प्राप्त की। बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, इसलिए उन्होंने राजाओं के वैभव और विलास को देखा था। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसे ससुराल। बिहारी का जन्म ग्वालियर, बाल्यावस्था बुंदेलखंड तथा युवावस्था और विवाह मथुरा में होना स्वीकार किया जाता है। बिहारी ने तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वानों, प्रकांड पंडितों और ख्याति प्राप्त महात्माओं से संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी प्राकृत भाषाएं सीखी। साहित्य और संगीत का ज्ञान हासिल किया। राज दरबारों में तत्कालीन अभिजात्य वर्ग के लोगों के बीच रहे। कहा जाता है कि संवत 1675 में मुगल बादशाह शाहजहां वृंदावन में स्वामी हरिहर दास के स्थान का दर्शन करने विधुवन गए। महात्मा नरहरि दास ने बादशाह को बिहारी के काव्य प्रतिभा व कौशल के बारे में बताया। बिहारी की प्रशंसा सुनकर शाहजहां उसे अपने साथ आगरा ले गए। आगरा में फारसी का अध्ययन किया। यहीं पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खानिन खाना से मुलाकात हुई। बिहारी ने कुछ दोहे खानिन खाना की प्रशंसा में भी लिखे, जिनसे प्रसन्न होकर रहीम ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप काफ़ी धन दिया था। यह भी प्रसिद्ध है कि शाहजहां ने अपने पुत्र के जन्म पर उत्सव किया था। इसमें अनेक राजा शामिल हुए थे। इस अवसर पर बिहारी की काव्य प्रतिभा से अनेक राजा प्रभावित हुए। कुछ राजाओं ने अपने दरबार से बिहारी की वार्षिक वृत्ति नियत कर दी। इनमें आमेर के राजा जयसिंह भी थे। बिहारी एकमात्र रीतिसिद्ध कवि हैं। उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उनकी कविता रचना में रीति का पालन हुआ है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सत्सई रची, उसमें स्वतः ही रीतियाँ सिद्ध होती चली गई हैं। इसलिए उन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा जा सकता है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है। सत्सई का अर्थ है जिसमें 700 पदों का संग्रह। बिहारी की प्रसिद्धि का आधार उनकी ये सत्सई है।
बिहारी सतसई में प्रेम और श्रृंगार के अलावा जीवन के अन्य पक्षों को भी अभिव्यक्ति दी है। भाव और कला की उत्कृष्टता के कारण बिहारी सतसई की गिनती उच्च कोटि के काव्य में होती है। बिहारी सतसई में 565 दोहे श्रृंगार परक, 50 दोहे भक्ति परक, 45 दोहे नीति परक, 32 दोहे प्रकृति परक तथा 27 दोहे अन्य विषयों पर हैं। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना राजा जयसिंह की आज्ञा से की थी। मान्यता है कि जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के मोह में डूबे थे, शासक के दायित्वों को भूल गए थे। इससे राज दरबार के लोग दुखी थे। बिहारी को इस बात का पता चला तो इस संबंध में एक दोहा लिखा, उसे राजा तक पहुंचाया। इस दोहे ने राजा को अपने कर्तव्य का एहसास कराया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एह काल, अली कली ही सो बधो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का सम्मान बढ़ गया। महाराज ने ऐसे सरस दोहे बनाने को कहा। बिहारी को दोहे रचना के लिए प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी पुरस्कार स्वरूप मिलने लगी। बिहारी ने दरबारी कवि के तौर पर आश्रयदाता की रुचि के अनुकूल श्रृंगार, ऐश्वर्य विलास, नायक नायिका भेद को काव्य में चित्रित किया। नायिका का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया। तेरी गंडासे जैसी आंख की कोर से कहीं उंगली कट न जाए, इसलिए सुहागन काजल न लगा। काजर दे नहीं ऐरी सुहागिन, आंगुरी तोरी कटेगी गंडासा। श्रृंगार रस के मिलन व विरह, लोक व्यवहार तथा मानव स्वभाव का कलात्मक चित्रण बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार है। तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के संकेत भी मिलते हैं। घर घर तुर्कनी हिंदुनी देत राशीस सराही, पतिनु राखी चादर चुरित राखी जैसाही। बिहारी के दोहों में तत्कालीन जीवन के दर्शन भी होते हैं। सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक विसंगतियों को भी चित्रित किया गया है। कनक कनक तय सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। बिहारी राज दरबार से जुड़े थे। लोक जीवन और दरबारी जीवन की संस्कृति व तौर तरीकों में जमीन आसमान का अंतर था। बिहारी ग्रामीणों की अरसिकता की हंसी उड़ाते हैं। जब इत्र बेचने वाला गांव में इत्र बेचने जाता है तो ग्रामीणों के व्यवहार पर बिहारी ने दोहा लिखा। उसे तत्कालीन जीवन का पता सहज ही चल जाता है। करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, रे गंधी मतिमंद तू, इतर दिखावत काहि। कर ले सूंघ सराही के सब, रह धरि मौन, गंधी गंध गुलाब को, गंवई गाहक कौन। जब गांव में गुलाब खिलता है, ग्रामीणों का व्यवहार नागर अथवा दरबारी जीवों की तरह नहीं होता। गुलाब की ओर देखने की यहाँ फुर्सत नहीं। वे न यहाँ नागर भले, जिन आदरतों आब, फूलो अनफूलो भलो, गंवई गांव गुलाब। रामधारी सिंह दिनकर ने रीतिकालीन कवियों के बिंब विधान और चित्रण क्षमता की प्रशंसा की है। इस संदर्भ में बिहारी का उदाहरण देते हुए लिखा है कि बिहारी के दोहों में ना तो कोई बड़ी अनुभूति है, ना कोई ऊंची बात, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएं हैं, मगर कवि ने उन्हें कुछ इस ढंग से चित्रित कर दिया है कि आज तक रसिकों का मन कचोट खाकर रह जाता है। जो लोग कविता में सिर्फ ऊंची अनुभूति और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों की तलाश में रहते हैं, बिहारी की कविताओं में
उन्हें अपने लिए चुनौती मौजूद मिलेगी। बिहारी की कविताओं में से आलोचना का वह सिद्धांत आसानी से निकाला जा सकता है कि कविता भाव या विचार की ऊंचाई से नहीं, प्रत्युत कला और कारीगरी की पूर्णता से है। कविता रामचरितमानस में भी सफल हो सकती है और बिहारी सतसई में भी, और दोनों सफलताएं अपने अपने स्तर पर अद्भुत और महान हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहिन हंसे दैन कहे नट जाय। बोहन भोहन त्रास्ति मुख नटती, आंखिन सो लपटाती, ऐंच छुड़ावत कर इंची आगे आवत जाती। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी मिलते हैं। बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है। मुक्तक कविता में विविध भावों को अभिव्यक्त करने की बिहारी की काव्य क्षमता का परिचय उनके दोहों से मिल जाता है। बिहारी ने अपने दोहों में अलंकारों का प्रयोग कुशलता से किया है। प्रत्येक दोहे में एक न एक अलंकार विद्यमान है। कई दोहों में तो कई कई अलंकारों को एक साथ स्थान मिला है। भाव व कला की उत्कृष्टता से ही बिहारी के दोहों के बारे में प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बिहारी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी की काव्य प्रतिभा के बारे में कहा है कि बिहारी के दोहे का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते ही इतनी असीम और विस्तृत हो गई है कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित नहीं रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेष हैं, उसमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। उन्होंने कहा कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी ही लगेगी। बिहारी हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। बिहारी के काव्य की काव्यगत और शिल्पगत विशेषताओं, रस अलंकारों की अनुपम छटा का जो रूप हमें देखने में मिलता है, गणित, विज्ञान, वैद्यक आदि विषयों पर रचित दोहों से उनकी बहुज्ञता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेम के संयोग रूप का जो अद्भुत वर्णन बिहारी ने किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। बिहारी के दोहों में तत्कालीन जीवन के चित्र भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। सामाजिक व राजनीतिक जीवन की विसंगतियों पर व्यंग के साथ लोक विश्वास संबंधी जानकारियां भी हैं। दोस्तों, रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा के अलावा नीति, भक्ति और वीर रस की कविता भी काफ़ी मात्रा में है। वीर रस के एक महत्वपूर्ण कवि हैं भूषण, जो अपने आप में एक अनूठे कवि हैं। उनके बारे में परिचय प्राप्त करके हम इस विषय को समाप्त करेंगे। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर के निकट यमुना के किनारे बसे त्रिविक्रमपुर नामक गांव में हुआ। भूषण का संबंध साहित्यिक परिवार से था। चारों भाई साहित्यकार थे, चिंतामणि, मतिराम, भूषण और जटाशंकर। चिंतामणि और मतिराम के नाम की गिनती रीतिकाल के बड़े कवियों में होती है। भूषण चित्रकूट के अधिपति हृदयराम के पुत्र रुद्रराम सोलंकी के दरबार में रहे। इनकी कविता की सामर्थ्य को देखकर सन 1666 के करीब
कवि भूषण की उपाधि दी गई। तभी से ये भूषण कहलाने लगे। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है, कुल सुलंक चित्रकूट पति साहस सील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। भूषण शिवाजी के दरबार में गए। जब भूषण शिवाजी के दरबार में पहुंचे तब शिवाजी ने दक्षिण के कई क्षेत्रों को जीत लिया था। रायगढ़ में राजधानी बना ली थी। भूषण वीर बुंदेला छत्रसाल के दरबार में भी रहे। छत्रसाल ने भूषण को सम्मान दिया, उनकी पालकी को कंधा दिया था। भूषण की मृत्यु 1717 में हुई। श्री शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण ने रीतिकालीन ढर्रे में कविता रचने की कोशिश की। आचार्यत्व के निर्वाह के लिए अलंकारों का वर्णन किया। इस संबंध में पूरी तरह असफल ही रहे। वीर रस के वर्णन के कारण भूषण को ख्याति मिली। वीर रस के साथ ही रौद्र, भयानक और अद्भुत रसों की व्यंजना इनके काव्य में मिलती है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता को अपने काव्य का विषय बनाया। शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य, साहस व पराक्रम, तेज व ओज का सजीव वर्णन किया है। शिवाजी की वीरता का दरबारी कवि की तरह से वर्णन किया। इसमें मौलिक उद्भावनाएं भी की। इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़ब सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन बरिबाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो सहस बाह पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, ल्योम लेच बंस पर, शेर शिवराज है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, सिवा जो न हो तो सुनत हो सबकी। भूषण ने युद्धों का सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया है। जोशीली सेनाओं का युद्ध में प्रस्थान, युद्ध के बाजों की घोर गर्जना, युद्ध भूमि में हथियारों का वार, योद्धाओं की वीरता और कायरों के भय का जैसा दृश्य और प्रभावशाली चित्रण किया है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गाजन की ठेल पेल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिम, धारा पर पारा पारावार जो हिलत है। दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहत छाती, बाढ़ी मरजाद जस हद हिंदुआने की, कढ़ गई रैयत के मन की कसक सब, मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की, भूषण भनत दिल्लीपति दिल धाक धाक, सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस, खोटी भई संपत्ति चकता के घराने की। भूषण ने मुक्तक काव्य की रचना की है। भूषण की भाषा को मिश्रित भाषा कहा जा सकता है। मुख्य भाषा ब्रज है। फारसी और मराठी भाषा के शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी बहुत अधिक हुआ है। भूषण ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का खूब प्रयोग किया है। भूषण ने रोला, छप्य, कवित्त, दोहा, हरिगीतिका, सवैया आदि छंदों का भी खूब प्रयोग किया। भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता के स्वरूप पर आलोचक नगेंद्र लिखते हैं, उन्होंने राष्ट्रीयता की परिभाषा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की है। उनकी वाणी प्रपीड़ित प्रजा के एक अपूर्व आश्वासन है। चाहे भूषण की कविता में उत्कृष्ट मर्मज्ञ कवि की सूक्ष्म कवित्व कला न हो, किंतु उनके काव्य में ओज का प्रभावी घोष अवश्य है, जो रग रग में रक्त का संचार करने में समर्थ है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रकृति एवं उसके प्रमुख कवि बिहारी तथा वीर रस के कवि भूषण के बारे में।
अगले पाठ में हम जानेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।